गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। हमारी लाइव क्लास में आप सबका हार्टली वेलकम है। आपका प्यार और स्नेह हमारे प्रति ऐसा ही बना रहे, हमारी टेक्निकल टीम और हम सब इसे उम्मीद करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारे टॉपिक सेट कर बात करने जा रहे हैं, यानी इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए। देखो इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए गाइज। पढ़ते सब हैं, सही स्ट्रेटजी नहीं होती, उनकी सही रणनीति नहीं होती, तो वह स्टूडेंट्स नंबर लाने से चूक जाते हैं। आपने देखे होंगे आपके जो क्लासमेट्स हैं बहुत सारे कम मेहनत करके भी अच्छे नंबर ले आते हैं, और वो अच्छे नंबर कैसे ले आए इसकी हम एक रणनीति बनाते हैं, और वो रणनीति को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। गाइज मैं मॉडल स्कूल नैनवा से लेक्चरर हूँ इंग्लिश से, और मैं आपको कुछ मेरे टिप्स है वो शेयर करना चाहता हूँ। आप इस वाली क्लास को अपने फ्रेंड्स और अपने सभी जो मिलने वाले उनमें शेयर करें। देखो समय की कद्र कीजिए, अगर आप समय की कद्र नहीं करते हो तो आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। अभी आपके पास में बहुत सारा समय है। डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल्स हैं वह प्रॉपर तरीके से रनिंग नहीं हो पा रहे हैं, और हम सारे दिन घर पर रहते हैं। बहुत सारा समय हमारा निकल चुका है, और हमारे पास में केवल कुछ ही महीने बचे हैं। अक्टूबर अभी चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में अगर हमारे एग्जाम्स होते हैं गाइज, तो आप इस बात को समझिए। देखो फरवरी में हम रिवीजन करते हैं, यहाँ पर केवल रिवीजन होगा, दोहरान होगा, केवल रिवीजन होगा, यहाँ पर रिवीजन होगा, और मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे। अगर हम इनको देखते हैं तो आपको यहाँ तक हमें कितने डेज पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वैसी रणनीति होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे नंबर ला सके। गाइस देखिए यहाँ पर हम 31, यहाँ पर 30 डेज, यहाँ पर 31 और यहाँ पर 31 डेज। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो आप प्लस करके देख लीजिए कितने हमारे पास में डेज हैं, कितना टाइम है हमारे पास में, और उस टाइम के में हम सुनियोजित कौन सी रणनीति अपनाते हैं ताकि हमारे 95 से अबव मार्क्स मिल सके इंग्लिश में, तो उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। गाइस आपने इनको प्लस किया तो 3 यानी 123 डेज होते हैं टोटल हमारे पास में। फरवरी में हम रिवीजन करेंगे। इन सारे 123 डेज में आपको आपके सिलेबस को डिवाइड कर देना है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारे पास में बहुत कम समय है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हमारे शिक्षा विभाग द्वारा जब भी हमारे स्कूल ओपन हो उस समय हमारे सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया जाए, तो हम उस चीज को भी लेकर चलेंगे। बट गाइज हम उनका वेट नहीं करेंगे कि कब हमारा सिलेबस पूरा कम होगा और फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हम देखो हमारा मोटो क्या है, हमें इस समय की कद्र करनी चाहिए। समय की कद्र कीजिए। अगर आप समय की कद्र नहीं करते हो तो आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। ये इस मोटो को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और 123 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, इनमें से हमें पूरे समय का यानी कि सदुपयोग करना चाहिए। यानी कहां पर किसी भी एक भी क्षण, एक भी मिनट को बर्बाद नहीं करना है। अगर हम इनको मिनट में डिवाइड करके देखते हैं तो आप देखिए कितने सारे समय को हम अगर 1 मिनट भी खराब करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये घातक सिद्ध होगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और पूरे क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए। देखो आपके पास में बहुत सारा समय है। आप देखो समय आपका है, आप चाहो तो इसे सोना बना सकते हो या फिर सोने में गुजार सकते हो। समय आपका है, आप चाहो तो इसे सोना बना सकते हो या फिर सोने में गुजार सकते हो। देखो हमारा टारगेट क्या है, 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए इंग्लिश में, इंग्लिश कंपलसरी में। देखो हमारे पास में हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बहुत सारा समय है, इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। देखो सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है, सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है। गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि हमें अर्ली मॉर्निंग ही हमारी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी मॉर्निंग में जो पढ़ी हुई चीज है वो हमें ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा लंबे समय तक हम उसको याद रख पाते हैं, ऐसा हमारे मनोवैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। तो गाइस हमें उन्हीं की बात को फॉलो करना है। देखिए आप अगर
आपके पास में बहुत सारा समय है, ना भी आपको स्कूल जाना है, समय है, आप इसे चाहो तो सोना बना सकते हो या फिर इसे सोने में गुजार सकते हो। अर्ली मॉर्निंग अगर हमें 4 बजे हम उठते हैं तो 4 बजे के बाद में 5 से, मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, 5 बजे से यानी 5 AM टू हम यहाँ पर 9 AM तक कंटिन्यूस स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में 4 घंटे अर्ली मॉर्निंग के हो गए, 4 घंटे अर्ली मॉर्निंग के हो गए। अब आप देखिएगा 9 AM से अगर आप 11 AM तक आप नाश्ते करने में, नहाने धोने में, इनमें सारा टाइम अगर आपका खर्च करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें 11 बजे 11 से देखो सुनो, हमारा नेक्स्ट जो टर्न होगा 11 AM से 1 AM तक हम यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप का मन बढ़ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर 12 कर लेते हैं तब भी हमारे पास में 1 घंटा होता है। 12 बजे के बाद में आप 12 से PM से यानी 12 PM से यानी 12 बजे से आप 2 बजे तक रेस्ट कर सकते हैं। और 2 बजे से यदि हम स्टडी स्टार्ट करते हैं, 2 बजे से स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमें 5 बजे तक कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में कितने घंटे हुए, आप प्लस करके देखिए, 3 घंटे यहाँ पर हो गए हमारे पास में। अब अगर हम 5 बजे से और 7 बजे के बीच में यानी 5 से 7 के बीच में खेलना कूदना घूमना वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। और इस समय को छोड़ दे तो 7 बजे के बाद में खाना वाना खाकर यहाँ से फ्री हो सकते हैं। तो गाइस फिर में अगर 8 बजे से बैठते हैं 8 PM से तो 11 PM तक हम फिर स्टडी कर सकते हैं। तो 8 से 3 तक, 8 से 11 तक 3 घंटे फिर हो गए। अगर इनको टोटल प्लस करते हैं तो गाइस हमारे पास में देखिए कितने सारे घंटे हो गए। और ये हमें खाने पीने का और घूमने का इनका सारा समय मिल गया। आपकी आपका दैनिक डेली रूटीन इस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप इस समय को देखो हम छोड़ रहे हैं, इसको हम काट देते हैं, ये हमारे लिए है, इसे काट देते हैं, ये हमारे लिए है, और इसे भी हटा देते हैं, ये घूमने के लिए है। और 11 बजे के ठीक बाद देखो लेट नाइट तक हमें जागना नहीं है। 11 बजे से हमें 4 बजे तक सोना है, नींद पूरी होनी चाहिए। अगर हम इस हिसाब से हमारे सभी सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम पर फिक्स करके स्टडी करते हैं तो हम समय का बहुत ही अच्छा उपयोग कर पाएंगे। और 95 प्लस मार्क्स लाना हमारे लिए इतना हार्ड काम नहीं है। गाइस आप देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ में पढ़ते हैं और उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो उनके अच्छे नंबर लाने के पीछे एक ही कारण होता है कि उनकी सब्जेक्ट को लेकर, सभी सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही अच्छी रणनीति होती है। जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ने में थोड़ी आपको मुश्किल लगता है, याद रखने में थोड़ी परेशानी आती है, उसको अर्ली मॉर्निंग पढ़िए आप। जो सब्जेक्ट आपका इजी है, सबको बराबर पढ़ना है, थोड़ा इजी लगता है आपके हिसाब से या आपको समझ में जल्दी आता है, उसको आपको नून के टाइम पर पढ़ सकते हैं। और इस समय भी आपको बहुत अच्छा याद होगा क्योंकि आपकी बॉडी है नहाने धोने के बाद यानी नहाने के बाद और थोड़ा हल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर से रिफ्रेश हो जाएगी। और इस समय भी आपको बहुत अच्छा याद होगा। इन दोनों समय पर आप हार्ड सब्जेक्ट को लीजिए और जो सब्जेक्ट आपको इजी में समझ में आ जाता है, आप सरलता से उसको याद कर सकते हैं, तो उसको आप नून के दोपहर के समय ले लीजिए। और इस समय गाइस आप फिर वापस आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है इस समय खेलने कूदने के बाद में और खाना वाना खाने के बाद में आपका माइंड फ्रेश लगेगा आपको, उसमें भी आप हार्ड सब्जेक्ट को ले लीजिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, किसी भी चीज को, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, आपको उसके कंसेप्ट को समझिए। आप रट्टा न मारे, कंसेप्ट को समझे। रट्टा मारने वाले स्टूडेंट लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं और वो जल्दी ही भूल जाते हैं। अगर आप कंसेप्ट को समझकर बात करते हो या उस सब्जेक्ट की गहराई में चले जाते हो, टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हो, तो लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। और वहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में पुटअप होता है तो उसका करेक्ट आंसर दे पाओगे। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखो समय बहुत सारा है आपके पास में, मैंने आपका जो टाइम टेबल बनाया है, इस टाइम टेबल के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हो तो हम 123 डेट यानी 120 दिन आपके पास है, इनमें बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर हम ला सकते हैं। गाइस अब आपके सिलेबस को लेकर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले मैं आरपीएससी के सिलेबस में क्या क्या चीज है और हम उनको कैसे पढ़ना चाहिए,
किस प्रकार से लर्न करना चाहिए इसको लेकर चर्चा करूंगा। इसके बाद में सीबीएसई क्लास 12 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में और वहां से कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए हैं उनको हटाकर मैं आपसे बात करूंगा। सीबीएसई के लिए मेरी क्लास नेक्स्ट डे होगी, बट आज हमारी जो क्लास है ये केवल आरबीएसई वाले पैटर्न को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। इन वाले जो स्ट्रेटजी हैं ये सारी स्ट्रेटजी हैं, इनको आप सीबीएसई और आरबीएसई वाले दोनों स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए इस चीज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि कहां पर क्वेश्चंस किस तरह का आता है और उसका आंसर में क्या लिखना चाहिए। टाइम टेबल को आप नोट कर लीजिए और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखो गाइस, अभी आपके स्कूल भी ओपन नहीं हुए हैं। अगर आपको फिर भी आपके डाउट्स हैं और जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे रखी है कि आप डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूल जा सकते हो अपने पेरेंट्स की सहमति पत्र के साथ में, तो देखिए आप इस वाले समय में आप स्कूल जा सकते हो या रेस्ट कर सकते हो, आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो, या आप यहाँ पर भी इस समय पर भी आप स्कूल जा सकते हो थोड़ी देर के लिए आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ये सारे के सारा जो टाइम टेबल है कोविड-19 की वजह से जो हमारे स्कूल रन नहीं हो पा रहे हैं उनको लेकर मैंने आपके लिए सजेस्ट किया है। आप इस स्ट्रेटजी से काम करते हो तो एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। आपको मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए आगे बात बढ़ा रहा हूँ। सिलेबस जो हमारे लिए आरबीएसई यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है आपको नजर आ रहा होगा। देखो ये हमारी लैंग्वेज है, सेकंड पेपर होता है हमारा इंग्लिश कंपलसरी, सब्जेक्ट कोड इसके 2 है। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोज, यानी जो एग्जामिनेशन स्कीम है हमारे सिलेबस पर एग्जाम्स कैसे होगा वो भी आपको दिख रहा है, उसे आप ध्यान से देखिए। देखो पेपर टाइम कितना है, मार्क्स फॉर द पेपर सेशनल कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं। आप सब इस चीज को समझते हो। हमारा पेपर 1 होगा और 3 आवर्स एंड क्वार्टर्स, 3 एंड क्वार्टर्स आपको यानी 3.25 घंटे आपको टाइम मिलेगा। मार्क्स फॉर द पेपर 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स आपके सेशनल मार्क्स होंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स होते हैं। जब भी कोई किसी चीज को पढ़ते हैं, हम किसी चीज की को लेकर तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो पहले हमारे सामने उसका सिलेबस और उस पेपर के पैटर्न की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी चाहिए। देखो एरिया ऑफ लर्निंग, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ लर्निंग हमारे लिए उन्होंने कौन कौन से एरियाज लर्निंग के डिसाइड किए हैं या डिवाइड किए हैं। तो गाइस बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारे लिए 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड किए पूरे पेपर को। रीडिंग के हमारे लिए 15 मार्क्स होंगे, राइटिंग के 25 मार्क्स होंगे, टेक्स्ट बुक रेनबो है उसके 25 मार्क्स होंगे और सप्लीमेंट्री बुक है हमारे पास में पेनोरमा, उसके 15 मार्क्स होंगे। आपको मैं कौन सी बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उन सारी चीजों को लेकर भी डिस्कस करूंगा। पहले हम सेक्शन ए को समझते हैं जो रीडिंग है। गाइस आप समझते होंगे कि ये हमारा सबसे इजी पोर्शन है, बट आई थिंक यहाँ पर हमें बहुत सारी सावधानियों की जरूरत है, बहुत सारी जानकारियों की जरूरत है। रीडिंग कंप्रीहेंशन इतना इजी नहीं है जितना हम समझ बैठते हैं। हमारी जो प्रवृत्ति है, हम क्या लाइन मिलाकर आंसर देना चाहते हैं, बट आप 12th क्लास में पढ़ते हो, यहाँ पर उस प्रवृत्ति को फॉलो न करें तो बहुत अच्छा होगा, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। उस जो हमारे ट्रेड है लाइन मिलाकर आंसर लिखने से हम एक्चुअल आंसर पर नहीं पहुंच पाते हैं और हमारे नंबर कम हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा रीडिंग से रिलेटेड होगा, ये 15 मार्क्स के लिए है आपके लिए। देखो पैसेज फॉर कंप्रेhension एंड नोट मेकिंग टू अनसिक पैसेज अबाउट 700 to 900 वर्ड्स इन ऑल। 2 पैसेज होंगे जिनकी वर्ड्स लिमिट लगभग 700 से 900 वर्ड्स होगी। द पैसेज विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग। पैसेज हमारे 3 तरह के पैसेज हैं, उनमें से 2 होंगे। 2 में से देखो कैसे करना है आपको। फर्स्ट नंबर का पैसेज क्या होगा, टेक्चुअल पैसेज होगा, इंस्ट्रक्शंस होगा, डिस्क्रिप्शंस होगा या रिपोर्ट होगी। डिस्कसिव पैसेज होगा, डिस्कसिव पैसेज होता है इन्वॉल्विंग ओपिनियन एंड आर्गुमेंटिव, परसुएसिव एंड इंटरप्रेटिव टेक्स्ट। इसमें कोई आर्गुमेंटिव टेक्स्ट को लेकर चर्चा की जाएगी
लिटरेरी पैसेज भी हो सकता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, ऐसे और बायोग्राफी। अब देखो ये सारे पैसेज हमारे इस टाइप के पैसेज आएंगे। अब देखो यहाँ आपको समझना है कि इनमें से जो किस पैसेज का आंसर हम किस तरह से दे सकते हैं वो बात हमें समझनी होगी। और आर्ग्यूमेंटिव जो पैसेज होता है उसमें क्या होता है कि वो उसमें हम डायरेक्ट लाइन मिलाकर आंसर नहीं दे सकते, और आप लाइन मिलाकर मिलाने वाली जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी जो आदत है, हैबिट है, उसको चेंज करेंगे, नहीं तो हम बड़े नुकसान में रहेंगे। देखो गाइस यहाँ से देखो इन्होंने डिटेल दिया है पैसेज कैसे होगा। देखो अनसीन पैसेज, टेस्टिंग एरियाज, नंबर ऑफ वर्ड्स, मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। देखो शूड आंसर टाइप क्वेश्चंस टू टेस्ट लोकल, ग्लोबल एंड इम्पेरिटल कंप्रेhension। आपके कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जिनकी संख्या टोटल 6 होगी और सभी के इक्वल मार्क्स होंगे 1-1। वोकैबुलरी सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड इंफेरिंग मीनिंग। यहाँ पर आपको वोकैबुलरी से वोकैब से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस होंगे। गाइस यहाँ पर थोड़ी सावधान रखनी है, आपकी वोकैबुलरी टेस्टिंग के लिए आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे वोकैबुलरी में बहुत सोच समझकर आंसर देना होता है। बहुत सारे कभी हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हमें याद रखना होगा। आई मीन मैं कहना चाहता हूँ, अगर जैसे अप्रोचिंग लिखा हुआ है, आईएनजी लगी हुई वर्ड है जिसको आपको सिमिलर वर्ड उन्होंने आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन किया है, उसका तो अराइविंग यानी अराइव से काम नहीं चलेगा, अराइविंग से काम चलेगा क्योंकि उधर भी आईएनजी लगी हुई थी। मेरे कहने का अर्थ है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच या जिस कंडीशन में वर्ड्स आपके सामने हैं क्वेश्चन में, आपको आंसर भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देना है। मेरे कहने का अर्थ है कि नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, इस प्रकार की हमें इस बात को ध्यान रखना है। नोट मेकिंग होता है, देखो नोट मेकिंग एंड अब्स्ट्रैक्शंस। नोट मेकिंग आपके लिए 4 मार्क्स का है। नोट मेकिंग बहुत ही आपके लिए अच्छा टॉपिक है। किसी भी पैसेज को हम शॉर्ट में जब नोट्स बनाते हैं तो उसे नोट मेकिंग करते हैं। अब्स्ट्रैक्शन समरी होती है 2 नंबर की, ये आपके सेक्शन एक ही बात है, और 9 और 6 को हम प्लस करते हैं तो 15 मार्क्स होते हैं। गाइस आप अभी कंफ्यूज ना हो, हमारे बोर्ड्स द्वारा यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हमारे सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया है, कम नहीं किया गया है, इसलिए हम पूरे सिलेबस को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। जब कम होगा तो उसके बारे में आपको अलग से बता दिया जाएगा। हमारे पास में बी सेक्शन है, बी सेक्शन से राइटिंग से रिलेटेड होता है, बहुत ही मेजर यूनिट है गाइस ये। यहाँ से हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं यदि हमने अच्छी तैयारी की तो। यहाँ पर हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उस टॉपिक के और उसकी जो राइटिंग का स्किल है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। देखो हमारे सामने राइटिंग स्किल में फर्स्ट क्वेश्चन होता है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में 2 में से 1 शॉर्ट कंपोजिशन करनी होती है और ये 4 मार्क्स के लिए होता है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर होती है राइटिंग एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिस राइटिंग, ड्राफ्टिंग पोस्टर ऑन सोशल करंट एंड नेशनल इश्यूज, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, पक्ष विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स लिखना होता है। अ टॉपिक अकॉर्डिंग, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, और एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग होती है इन्विटेशन की। ये शॉर्ट कंपोजिशंस हैं, इनके बारे में डिटेल से हम चर्चा हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। और रिपोर्ट ऑन इवेंट, रिपोर्ट आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन में। और रिपोर्ट ऑन इवेंट और एक्चुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर आपको लगभग 15 लाइंस में लिखना है और इसके आपको 7 नंबर मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन गाइस ऑप्शंस में आता है, यानी 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट। वर्बल इनपुट होता है, 2 प्रकार के इनपुट होते हैं, विजुअल और वर्बल। इस क्वेश्चन के लिए हमारे सामने वर्बल इनपुट होगा, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे देंगे जिससे जो हमारी हेल्प कर सके उस राइटिंग को पूरी करने में। लेटर राइटिंग है, मेजर यूनिट है आपके लिए। 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 करना है, 7 मार्क्स का होगा, बहुत मेजर यूनिट है गाइस ये। द लेटर्स विल इंक्लूड द फॉलोइंग, लेटर्स कौन कौन से होंगे वो देखिए। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर होंगे, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर आपके सिलेबस में है। फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स,
आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। इन टॉपिक्स पर आपसे बिजनेस और ऑफिशियल लेटर लिखवाए जाते हैं। लेटर्स टू एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज। लेटर्स टू द एडिटर को आपको पत्र लिखना होता है, लेटर लिखना होता है जो सोशल, सामाजिक, नेशनल, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल इश्यूज पर होता है। उनके माध्यम से, आपके माध्यम से यानी हम लेटर लिखवाया जाता है जिससे हम किसी भी टॉपिक को, विषय को जो सोशल हो, हाईलाइट कर सके। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इंक्लूडिंग सीवी, करिकुलम विटाई। देखो एप्लीकेशन लिखनी होती है जॉब के लिए एप्लीकेशन, उसमें आपको बायोडेटा भी लिखना होता है या रिज्यूम जिसको बोलते हैं अपन, उसको सीवी बोल सकते हैं। इस प्रकार से 3 टाइप के आपके लेटर हैं और ये 3 में आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। 2 आएंगे, 2 में से 1 करना होगा। 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस, 2 में से 1 कंपोजिशन करनी है। ये भी 100 वर्ड्स की होती है। बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट, ये विजुअल और वर्बल इनपुट पर होती है। विजुअल में देखो गाइस आपको यहाँ बताएंगे, एक पिक दे देंगे और उससे देखकर आपसे कंपोजिशन करवाएंगे। द कंपोजिशंस में बी डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटिव इन नेचर। देखो कंपोजिशन डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है और आर्गुमेंटेटिव भी हो सकती है। इन नेचर सच एज एन आर्टिकल और ए स्पीच। यहाँ पर आर्टिकल और स्पीच आएगा, ये भी 7 मार्क्स का है। बहुत ही सावधानी से अगर आप इस सारी यूनिट को, इस सेक्शन को पूरा करते हैं तो 25 में से 25 नंबर आपको मिल सकते हैं। देखो आपको मैंने 95 प्लस ही क्यों बताया, 5 नंबर कहाँ माइनस होंगे, मैं उनको लेकर भी चर्चा करूंगा। देखो सी सेक्शन में हमारी टेक्स्ट बुक है, हमारे पास में फर्स्ट जो टेक्स्ट बुक है वो है रेनबो। 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री। देखो हमारी पोइट्री है जो हमारी रेनबो बुक में है, वो हमारे लिए 10 मार्क्स की है। देखो गाइस बहुत ही सीधी है, ये यूनिट बहुत इजी है और 10 में से 10 नंबर बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपने थोड़ी सी तैयारी कर ली तो। देखो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, 2 में से 1 एक्सट्रैक्ट होगा, एक पोएम की 4 लाइन से कोई स्टेंजा होगा। बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कंप्रेंशन एंड एप्रिसिएशंस। 4 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के, 4 नंबर के लिए आएगा। अब देखिए ये समझ के आप, कोई भी हमारी पोएम है, उस पोएम से 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, उनमें से आपको 1 सोल्व करना है और वह उनके जो क्वेश्चंस होंगे, जिस प्रकार से पैसेज में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही पोएट्री से क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर आपको उस पोएट्री के अकॉर्डिंग ही देना है, उस पोएम के अकॉर्डिंग ही देना है। 3 आउट ऑफ, अब देखो पोएम से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 3 करने हैं फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन टू टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल कंप्रेhension ऑफ टेक्स्ट। उस टेक्स्ट की कंप्रेhension को समझने के लिए आपसे टेस्ट किया जाएगा। उस टेस्ट के लिए आपके 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 3 करने हैं और उन 3 के नंबर आपके लिए बराबर होंगे, इक्वल मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स। इस तरह से 4 नंबर के लिए कोई स्टेंजा और 6 नंबर के लिए 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। समझ गए यहाँ पर, यानी 10 नंबर के आपके पोइट्री है। अब देखो ये काम हमारा पोइट्री का हुआ। हमारी जो रेनबो उसमें हमारे लिए प्रोज भी पढ़ने को मिलती हैं, यानी कि कुछ लेसन्स हैं ऐसे हैं। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन्स फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आपके लिए दिया गया है उसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से 4 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं और वे 8 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ से देखिए आप, हमारे जो रेनबो की प्रोज है वहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन हमारे लिए 7 मार्क्स का होता है। ये इस पर थोड़ा वेटेज दे, बड़ी यूनिट है, 7 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग सब आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू टेस्ट ग्लोबल कंप्रेhension अबाउट 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स के लिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपको 1 करना है और ये हमारी जो रेनबो की प्रोज है उसके ऊपर से कोई किसी भी लेसन से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब हमारे पास में एक सप्लीमेंट्री रीडिंग के रूप में पेनोरामा है। पेनोरामा हमारी बुक है, इसमें स्टोरीज या कुछ आर्टिकल्स हैं। देखो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री रीडर टू टेस्ट कंप्रेhension एंड एक्सट्रापोलेशन
ऑफ थीम कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप, इनमें से आपको एक करना है। ये भी 7 मार्क्स का होगा। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर, और 4 क्वेश्चन है वो हमारे सप्लीमेंट्री रीडर हैं उससे आएंगे। देखो ये भी सभी के 4 क्वेश्चन हैं, उनके 2-2 नंबर होंगे, 8 नंबर का होगा। आप समझे होंगे कि हमारी पेनोरमा 15 मार्क्स के लिए है, इस पर वेटेज दें, और जो हमारी रेनबो है वह 25 नंबर के लिए है, और उसमें से 25 में से केवल हमारे जो 5 पोएम्स हैं, 5 हमारे पोएम हैं, उनमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और किस टाइप से आएंगे मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको कौन कौन से लेसन्स हैं उनको लेकर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जो भी लेसन्स हैं उनको हो सकता है कि हमारे शिक्षा विभाग द्वारा कम कर दिया जाए। फिर भी गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हमारे टोटल हमारे पास में रेनबो में 11 लेसन है जो हमारी प्रोज राइटिंग से रिलेटेड है, यानी प्रोज से रिलेटेड है। पोएम J5, और हमारे पास में पेनोरमा में जो टेक्स्ट बुक है सप्लीमेंट्री रीडिंग के रूप में, वहां पर हमारे लिए 11 लेसन है जिनकी हमें स्टडी करनी है। आई होप आपको सारी रणनीति समझ में आई होगी, और जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है, थोड़ा सा सजेशन दिया है, उसके हिसाब से आप स्टडी कर पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस रणनीति को फॉलो करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आई मीन 95 प्लस नंबर आपको मिल सकते हैं। देखो 5 नंबर हमारे कहां से मिस होते हैं, ये हमारे ओके वाले सेक्शन में कम होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि हम यहाँ बड़ी गलती कर देते हैं। हमारी ओके को लेकर हम प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते, इसलिए हमारे 5 नंबर जो सिमिलर वर्ड से रिलेटेड आते हैं, फर्स्ट पैसेज में 2 आएंगे और 3 आएंगे, और हमारे जो पोएट्री का क्वेश्चन है वहां पर भी 2 वर्ड्स वो पूछ सकते हैं। वैसे अभी तक उन्होंने 4 एक ही पूछा है, इसलिए 4 ही नंबर हमारे कम होने के चांस हैं। ओके की अच्छी तैयारी करें, यहाँ पर हर कोई स्टूडेंट्स अच्छे नंबर नहीं ला सकता, इसलिए हम हमारी जो दोनों बुक्स हैं उनके हार्ड वर्ड्स हैं, उन हार्ड वर्ड्स को इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड लर्न करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में लेसन समाप्त होते ही ग्लोसरी होती है, उस ग्लोसरी वाले यूनिट को आप अच्छी तरह से पढ़ें, और वहां पर उन सारे वर्ड्स के इंग्लिश में ही उनके मीनिंग दिए होते हैं, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन होती है, तो उस एक्सप्लेनेशन को आप लर्न करें। वहां से आप अपनी ओके को अच्छी बना सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को यानी वहां से ग्लोसरी को पढ़ोगे, और ये जो 5 नंबर हमारे कम होने के पूरे चांस हमें लग रहे हैं, इनको भी आप पूरे 5 में से 5 प्राप्त करोगे या ले आओगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और हम अच्छी तैयारी करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।